नॉट ओनली फॉर रिटन, देखो इवन जो रिटन का एग्जाम जिन्होंने देना है ना, इवन इफ दे अटेंड क्लिनिकल क्लासेस, इफ दे अटेंड क्लिनिकल कोर्सेज, जैसे कि अगर आप फोर्थ ईयर रेजिडेंसी में हो और यू गेट टू नो कि कहीं पे किसी प्रोफेसर का कोर्स हो रहा है, जैसे कोई लाइव कोर्स हो रहा है, जैसे कि मे बी 1 महीने का भी कोर्स होता है, 15 दिन का कोर्स हो रहा है, या हफ्ते या 10 दिन का कोर्स हो रहा है, तो मैं तो कहूंगी कि देर इज नो हार्म दैट यू गो एंड अटेंड। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपके वाइवे की तैयारी हो रही है, उसमें आपके रिटर्न की भी तैयारी हो जाती है। बेशक वो वाइवा बेस्ड कोर्स है, क्योंकि उसमें इतने सिनेरियोज, इतना कुछ, इतनी डिस्कशंस एट टाइम्स कवर हो जाती है कि आप जब एग्जाम में बैठे होते हो तो वो जो ट्विस्ट कर देने वाले सवाल होते हैं, वो बेसिकली आपको उन्हीं सारी चीजों के एक्सपोजर आपको उसमें हेल्प करता है। सिमिलरली जो ये मेरी क्लासेस हो रही हैं, या जो भी क्लासेस आपको पता चलती हैं, इफ यू आर अटेंडिंग देम रेगुलरली, इवन इसकी डिस्कशंस जो है आपको रिटर्न में भी हेल्प करती है। ठीक है ना? सो बेशक कोई चीज वाइवा या टॉक्स बेस्ड हो, या ये जो भी एक्सटेंडेड टॉक्स का है, लेकिन ये चीजें जैसे भी आप कह रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस टॉक्स से आ जाते हैं रिटर्न में, तो जी जी मैम, वो हमारे दो चीजें सिनेरियोज थे अभी कुछ इसमें रिटन में, हमारे टॉप्स के दो एग्जैक्टली, सिनेरियोज, एग्जैक्टली, दोनों तो वही पोस्ट बात है। ऑपरेटिव। ये एक्सपोजर सारा आपको उतना ही मेच्योर करता है, क्योंकि उतना ही आपका एक एग्जाम और बोर्ड में तो एक्सपोजर होता है, लेकिन जो आपका क्लासेस में एक्सपोजर होता है ना, वो भी आपको मेच्योर करता है। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ग्रूमिंग, एक्चुअली पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, जो कि आपको रिटर्न में भी हेल्प करता है। जी मैम। ठीक है ना? तो तैयारी के दौरान आप लोग तो खैर सारे आगे इंशाल्लाह पार्ट 2 के पार्ट 2 वाले कैंडिडेट्स हो, लेकिन मेरी बार बार सजेशन ये होती है कि अगर आप ट्रेनिंग से ही इस चीज को अपना स्टाइल ही ऐसे कर लो, एंड यू कीप ऑन अटेंडिंग मे बी क्लासेस और योर कोर्सेज, तो एनी कोर्स कहीं भी आपके आसपास हॉस्पिटल में, अच्छा अनफॉर्चुनेटली हमारे तो अपने हॉस्पिटल में कोर्स हो रहा है और हम कहते हैं कि ये तो एक्सटेंडेड टॉक्स की तैयारी का कोर्स है, इट्स नॉट फॉर मी, कि मैंने तो पहले रिटर्न देना है। ऐसी बात नहीं है, जिसने रिटर्न भी देना है वो उसमें भी जाके बैठेगा, वो मेच्योर होगा, उसका एक्सपोजर होगा, जितना टाइम मिलता है जो पता चलता है उसको अवेल कर लो। ठीक है ना? सो जी आज हमने मैम। पढ़ा हाइड्रोएमनियास करना है। डॉक्टर हमारी जो वॉलंटियर हैं वो आ मैं गई हुई है। सुरैया, यस मैडम। ग्रेट। चलो ठीक है श्रेया, यू हैव एनी सिनेरियो? अगर है तो हमें बता दो, वरना हम यस बना मैडम, लेते हैं सिनेरियो। मैडम सिनेरियो में लाई हूँ, बुक का है लेकिन मैं। जबरदस्त। मैडम 32 years old, Nadia, wife of Ali, married for 4 years, gravida 2 para 1, one LSCS 4 years ago due to fetal distress. Now presented at 34 weeks with polyhydramnios with ultrasound report. वेरी गुड। चलो ग्रेट। बताओ, स्टार्ट करें? ठीक अच्छा, है, स्ट्रक्चर्ड वाइवा करते हैं, रोल प्लेयर में थोड़ा सा टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है। स्ट्रक्चर सही है मैडम। 2 महीने हैं तो लेट्स डू द स्ट्रक्चर्ड ठीक वाइवा है, सॉर्ट। प्लीज सुरैया स्टार्ट करें। ठीक है। Ma'am, introducing myself and taking the patient's introduction, confirming the identity of the patient, that report belongs to the same patient. I'll ask her deficient information in the biodata, that she is a para one, that were lower segment cesarean section, were her obs visit at the first pregnancy okay. She was not having any uterine blood sugar level, antenatal, intranatal, and postpartum complication, and also about the contraception. She practiced in these 4 years, and she told that her husband used to live abroad. And then I will ask her last menstrual period, and थोड़ा आहिस्ता बोलो, which आपकी was स्पीड बहुत तेज है। okay, last menstrual period, which was 14 December 2022, and making expecting date of delivery 21st September. Today she is 34 plus 3 weeks with ultrasound report. I'll ask the blood group of the patient, which is A positive. Patient, I'll ask her dating scan, and in the 3 months, was she having single alive fetus, or having any excessive nausea, vomiting, bleeding, pain, any flu, rash, fever in the first 3 months? And she said that and the history was negative, and she took folic acid and ultrasound. There was single alive fetus and no complication. And her blood, ultrasound, urine test all turned to be normal. Then at 5 months, she had her anomaly scan done, and then there were no anomalies. Everything was going okay, and she was given supplements. No bleeding, leaking, pain,
or pressure symptoms. Then she came at 34 weeks and with ultrasound report on fasting blood sugar. Our blood sugar random. Our blood sugar random was 200 mg per deciliter, and ultrasound report showed amount of like A5 was 28 centimeter, and the deep vertical pocket was 9 centimeter. So she has come for the workup evaluation and discussion. She's perceiving fetal movement very well, and so far as her past medical history is concerned, she's having no diabetes, hypertension, and her family history. There is no history of anomalous babies in the or twins in the family, except her both parents are having type 2 diabetes mellitus. Her surgical history, she had no other surgical history except in OBS, one lower segment cesarean section due to fetal distress. And she has no allergy and addictions, and her husband is supportive. Drug history, she has not used any steroid, anti-epileptic drug, lithium, etc., except for the supplements. So, madam, this is history of the patient. Now, coming towards the examination of the patient, should I सॉरी proceed? सुरैया, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। ब्लड शुगर फास्टिंग क्या बताइए आपने, या Blood रैंडम? sugar fasting, madam, random इसका 200 mg per deciliter. 200? जी. ऑल राइट। अच्छा, योर हिस्ट्री वाज, अच्छा एग्जामिनेशन भी कर लो फिर हम बात करें। Yes, madam. On examination, I need the first of all height and weight of the patient to calculate the BMI, then her vitals, BP, pulse, temperature, respiratory rate, rest, then systemic jaundice, anemia, cyanosis, lymph node, then systemic examination, chest, breast, cardio, and per abdominal examination, symphysiofundal height of the patient, which is 36 centimeter, lie longitudinal, presenting cephalic. Estimated fetal weight was 2.5 kg. Amount of liquor was adequate, and scar tenderness was negative. ठीक है ठीक है, मैडम? गुड। अच्छा, ठीक है, देखो बात ये क्या, यू वर गुड। वो जो प्रेजेंट करता है मैं उसको पर्सनल फीडबैक जरूर साथ साथ देती हूँ, ताकि वो चीज आपको जी एग्जाम में काम आए। ओवरऑल इट वाज गुड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्पीड बहुत तेज थी। स्पीड तेज में मैं तो खैर गौर से सुन रही थी आप क्या बात कवर कर रहे हो और क्या नहीं कवर कर रहे। एग्जामिनर नहीं सुनेगा उसे, एंड पे बाय द एंड ऑफ योर हिस्ट्री एग्जामिनेशन लगेगा कि ये बस एक शायद ठीक ही थी, चलो लेट्स सी आगे मैनेजमेंट कैसे करती है। लेकिन वही बात है कि अगर पूरे दिन में पासिंग रेट 10% है या इवन लेस, तो आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन के पॉइंट पे स्ट्रक्चर्ड वाइवा वाले स्टेशन में आपके स्कोर लग जाना चाहिए 70%। इट हैज टू बी दैट वर्ड एग्जामिनर के माइंड में। आप अब आपने उसके माइंड में ये बात डाली है, उसके लिए यू कैन नॉट बी लाइक अब पता क्या लग रहा था, इतना स्पॉन्टेन, इतना ज्यादा आप तेजी से तो बोल रहे थे, और एक ही टोन में, ना ऊपर ना नीचे। और वो जैसे नहीं होता कि एक बच्चा जल्दी से रटा हुआ कोई चीज सुना रहा होता है, उसमें पता ही नहीं लग रहा था कि आप एम्फसाइज किस बात पे करना चाह रहे हो। देर हैज टू बी अ डिफरेंस। अब लाइक इस पेशेंट में शायद नोजिया, वॉमिटिंग, अर्ली ट्राइमेस्टर, लेट ट्राइमेस्टर शायद उतना मैटर ना करता हो जितना आपका ब्लड शुगर रैंडम की रिपोर्ट मैटर कर रही थी, जितना आपका पॉलीहाइड्रोएमनियोस के सिम्टम्स मैटर कर रहे थे, जितना मैं सुनना चाह रही थी अबाउट द प्रीवियस प्रेगनेंसी। या आपको भी पता है कि ये कुछ चीजें हैं जो लिंक कर रही हैं विद द पॉलीहाइड्रोएमनियोस। तो अगर आप इस चीज में अपनी टोन थोड़ी ऊंची और स्लो कर लो, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि यू नो द थ्योरी, यू नो द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोस, आपने वो इस पेशेंट में रूल आउट। क्योंकि जब तक आप एग्जामिनर को हिस्ट्री एग्जामिनेशन के एंड पे ये नहीं बता देते कि मुझे इसके पॉली का कॉज पता है, तब तक आप पास ही नहीं हो सकते। यानी देखो, अगर एक पेशेंट किसी मसले से आया है, इट्स नॉट दैट वी आर जस्ट गोइंग टू ट्रीट दैट मसला। हमें जब तक उस मसले का कॉज ही नहीं पता होगा, तो हम उसको एक टेम्पररी सी ट्रीटमेंट देंगे ना, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं उस चीज की हो सकती। जैसे अनीमिया है, हम एचबी तो उसकी शायद ठीक कर देंगे, 8 से 10 कर देंगे, लेकिन जब तक हमें कॉज नहीं पता होगी कि उसकी अनीमिया की कॉज क्या थी, तो वो 2 महीने बाद फिर अनीमिया के साथ आपके पास आ जाएगी। तो वो तो सबसे बड़ा फेलियर है। And this is what makes a specialist different from a GP. GP will treat the patient temporarily, उस टाइम पे वो ट्रीट कर देगा, लेकिन उसको का रिलीफ तो नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है उस चीज की कि उसने उसको लाइफ टाइम के लिए उस चीज से फ्री कर देना है, राइट। और वो तब होगा जब आप उसकी कॉज की बात नहीं करोगे। यही अप्रोच आपकी एग्जाम में देखी जाएगी, ठीक है, कि हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अ गली का डॉक्टर जो सिर्फ एमबीबीएस करके बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप में और उसमें क्या फर्क है। जब तक आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन में
उस चीज की बेस तक नहीं जा रहे कि उसकी आप कॉज तक जाके उसको ही नहीं ट्रीट कर रहे हो कि पॉलीहाइड्रो एंड यू हैव नो, आप उसकी कॉज आप पता कर चुके हो, आपने जिक्र किया, लेकिन आपने तो उसका जिक्र उतना कम इंपॉर्टेंस देके किया जितना आपने किसी भी और इम्पोर्टेंट चीज का किया था। सो अगर आपको पता लग रहा है, यू टॉक्ड अबाउट द रैंडम और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, तो उसको एलैबोरेट करो ना कि उस शी हैज कम विद द वैल्यू ऑफ 200 मिलीग्राम, 200 ग्राम्स पर डेसिलीटर फॉर एग्जांपल, एंड देन मिलीग्राम पर डेसिलीटर, सॉरी। और फिर आप उससे बात, फिर आप उसकी डायबिटीज की पूरी हिस्ट्री लो, शी इज 32 एंड शी इज गॉट हाई ब्लड शुगर लेवल्स। तो उस डायबिटीज, अब ये एक ऐसा डायबिटीज है जिसने कॉम्प्लिकेट कर दिया प्रेगनेंसी को, तो इसे एलैबोरेट तो करो, पूरी डायबिटीज की हिस्ट्री लो, क्या वो क्रॉनिक डायबिटिक थी, क्या वो बीकी डायबिटिक थी, अब वो डायबिटीज के लिए क्या ट्रीटमेंट ले रही है, क्या उसे डाइट का पता है, उसे एक्सरसाइज का पता है, उसको क्या पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया सारा कुछ वो है कि नहीं है, उसके अलावा उसका यहाँ तक कि उसकी वुंड हीलिंग डिले का मसला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, छोटी छोटी उसकी आईज का कोई, इफ शी इज क्रॉनिक डायबिटिक तो उसकी आईज का कोई चेकअप हुआ है, उसके हार्ट का चेक हुआ है, क्रॉनिक डायबिटिक कैन हैव मेनी अदर माइक्रोवास्कुलर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद देम। तो इट्स नॉट जस्ट पॉली। सो आपने वो सारा कुछ तो रूल आउट ही नहीं किया, फिर उसके बाद आपने ठीक है, फिर पॉली के सिम्टम्स तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपकी जो हिस्ट्री की प्रेजेंटेशन है उसमें इट कैनॉट बी मोनोटोनस, इट हैज टू हैव अप्स एंड डाउन्स इन योर वॉइस एंड टू शो कि आप एग्जैक्ट, आपको पता है कि आपने कि आपने कॉज फाइंड कर लिया, आपने प्रेजेंट कंप्लेंट्स पता कर ली, इस सिचुएशन से रिलेटेड पॉसिबल फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं वो आपने उससे पूछ ली, कि उसको मूवमेंट्स ठीक है, किसी ने आज तक स्कैन पे उसे नॉर्मलस बेबी तो नहीं बता दिया था, क्या इस एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो सारी चीजें एक्सक्यूज मी, तो वो आपने जरूर पता करनी है। चैट बॉक्स साथ साथ देखते रहा करो, उसमें लोग बड़ी अच्छी पॉइंट्स ऐड कर रहे होते हैं, तो यस यू कैन ऐड ऑल दोस पॉइंट्स इन द हिस्ट्री आल्सो, ऑल्दो आपको ड्यूरिंग हिस्ट्री यू गॉट टू नो द कॉज ऑफ पॉलीहाइड्रेमियास व्हिच वाज डायबिटीज, but even then it's better if you rule out infection and other like cardiac प्रॉब्लम, और हो सकता है बेबी कार्डियक हो सकता है कोई RH, खैर आपने बात की थी ब्लड ग्रुप की, यू स्टार्टेड वेरी वेल, हिस्ट्री आपकी अगर गौर से सुना जाए और हिस्ट्री वाज गुड, वो बुरी नहीं थी, लेकिन इसमें छोटा सा जो ब्लंडर था वो था कि आपने डायबिटीज को उतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। इट वॉज नॉट अ वेरी स्मॉल ब्लंडर बाय द वे, इट वॉज अ बिग ब्लंडर, कि आपने डायबिटीज को उतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं और आपने उसको कंटिन्यूअसली लेते गए। बिल्कुल, तो ये चैट बॉक्स में बड़ी अच्छी चीजें लोग ऐड कर रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड विच इज गुड, तो वो आप लोग पढ़ते रहो साथ साथ, ठीक है सुरैया? सो दैट वाज गुड। अच्छा, फिर Yes, ma'am. प्रीवियस आपने ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस देंगी। Previous obstetrical history is very, very important. It's not just that her cesarean मैम section मैंने एक was जुमला बोला because कि देवर नो एंटीनेटल इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन, उसमें इसको कोई मसला नहीं हुआ था, बस that's फीटल good. डिस्ट्रेस That's की good. वजह से हुआ। That is then good. लेकिन आप अगर इसको और स्पेसिफाई करके कहते हैं कि there was no history of gestational diabetes in previous pregnancy and also ठीक there है, was no history of polyhydramnios, क्योंकि ठीक है, it's इस केस में आप excuse me, बोल दो एंटीनेटल इंट्रापार्टम पोस्टपार्टम, लेकिन ठीक। उसके अलावा एक ये भी स्टेटमेंट इसलिए ऐड कर दो ताकि एग्जामिनर को बता दो कि ये जो है ना, अच्छा अगर आप क्लिनिक पे भी बैठे हो और आप पेशेंट से पूछ रहे हो, बेशक आप ये पूछ लो कि आपको कोई मसला तो नहीं हुआ था पिछली प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद, तो कई दफा पेशेंट कहते हैं नहीं, क्योंकि वो ट्रीटेड केस रहा होता है बट उसे डायबिटीज होती है। फिर अगर आप उसे स्पेसिफाई करके पूछो बिकॉज शी इज अ केस ऑफ हैविंग डायबिटीज, शी हैज अ रिस्क फैक्टर कि इसका प्रीवियस बेबी भी डायबिटीज में हुआ होगा बिकॉज रिकरेंस की वजह से पॉली हो रहा हो, तो और फिर आप उसे स्पेसिफाई होकर पूछो कि आपके शुगर लेवल्स ठीक आते थे पिछले हमल में, तो वो कहेगी नहीं शुगर लेवल्स तो हाई थे, डॉक्टर ने मुझे मॉनिटरिंग पे लगाया हुआ था और मुझे ग्लूकोफेज स्टार्ट की थी तो ठीक थे। तो बन गया ना, फिर केस थोड़ा सा चेंज हो गया। सो आप पेशेंट से भी इसी तरह करते हो कि यू आस्क अबाउट एंटीनेटल इंट्रापार्टम पोस्टपार्टम बट देन यू स्पेसिफिकली आस्क जिसके रिस्क फैक्टर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। तो इसी तरह आपने एग्जाम में भी करना है, ठीक है, कि उन रिस्क फैक्टर्स को हाईलाइट कर देना है, यस मैम। ठीक है। और फिर कजन मैरिज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपने एनॉमलस बेबी को रूल आउट, हमें हमने देखो हर चीज का, अभी तो खैर 2 महीने आप लोगों के पास है जो कि बहुत अच्छा टाइम है, उसमें आप प्लीज हर चीज का, मैं हर एक से कहती हूँ कि घर बैठ के रिस्क फैक्टर्स लिखो, पॉजिटिव फैक्टर्स लिखो, क्योंकि एग्जाम में जो भी केस होगा, चाहे वो नीमिया का हो, वो IUGR हो, एनॉमलस बेबी हो, पॉलीहाइड्रेमिया हो,
कोई भी केस हो, अगर आपने उसकी कॉज या रिस्क फैक्टर्स की बात नहीं की, दिस इज नॉट जस्ट ट्रीटिंग द पेशेंट, इट्स अबाउट रिमूविंग द कॉज इन हर, राइट? तो जब तक आपने उसकी कॉज ही पता नहीं की, तो यू कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट। और अगर आप ट्रीट ही नहीं कर सकोगे, तो हाउ यू गोइंग टू पास इन योर एग्जाम एंड ऑल्सो इन योर प्रैक्टिकल लाइफ व्हेन you'll बी एक्चुअली डीलिंग द पेशेंट? क्योंकि वो मरीज शायद एक विजिट करके आपके पास चला जाए और ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उसका मसला रिकर होगा, तो वो कभी मुड़ के आपके पास क्लिनिक पे नहीं आएगी। वो कहेगी ये कैसा डॉक्टर है कि जिसने मेरा मसला ही नहीं ठीक किया, इट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन। सो सिमिलरली इवन देखो, अगर कोई क्लिनिक पे भी पेशेंट आता है और हमारे पास कहता है वेजाइनल डिस्चार्ज है, इन्फेक्शन है, वी नीड टू रीच द कॉज। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन है, क्यों है? इम्यूनिटी कम हो गई, आपको शुगर है, ये वो। रूल आउट द रिस्क फैक्टर्स इन हर एंड देन ट्रीट हर, ठीक है? तो इट इज लाइक दैट। सो और कुछ? अच्छा, एग्जामिनेशन वाज गुड एज अ होल, बट वेन एवर देयर इज अ पेशेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोमियोस, जो एग्जामिनेशन पे भी आपको पॉली लगा है, तो इट्स बेटर इफ यू टॉक अबाउट पीटल एडीमा इन स्पेसिफिक। कुछ वेरिकोसिटीज हो सकती हैं, बिकॉज एब्डोमेन पे जब प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसकी वेरिकोसिटीज बने नजर आना शुरू हो जाती हैं। नहीं भी हो सकती, मोस्टली में नहीं होती, लेकिन कुछ में होती है। बट दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि आपकी थोड़ी सी शो करेगा कि उसके साथ रेलेवेंस है उन चीजों का आपस में, तो आप उस चीज को भी रूल आउट कर रहे हो, ठीक है? और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में यू वर गुड, यू डिडंट मिस टू टॉक अबाउट द प्रीवियस स्कार एंड स्कार टेंडरनेस, व्हिच इज गुड। आपने एस्टिमेटेड बेबी वेट है 2.5 kg बोला, सुरैया? जी मैडम, जी 2 to 2.5 kg। 2 to 2.5, this is good, always say the range, so which is very very good। हमेशा 500 ग्राम्स की का रेंज बनाकर बोलना चाहिए, क्योंकि हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, तो 500 ग्राम का एरर होता है। बट अगेन, अगर पॉली वाकई आपको लग रहा था, तो आप कह सकते हो कि एब्डोमेन में इंक्रीज अमाउंट ऑफ लाइकर was seems to be present, and so the estimated, it's not possible to estimate to give any estimate about the weight of the baby, but अगर इतना ज्यादा पॉली नहीं है and you can feel the माइल्ड, baby fetal माइल्ड। parts, तो ठीक है, फिर आप कर सकते हो बात, ठीक है? और कुछ किसी ने ऐड करना है? मैम आपने कहा कि हिस्ट्री में जो है वो प्रीवियस ऑप्स में आप पूछोगे कि पॉलीहाइड्रोमियोस या डायबिटीज की जीडीएम की पॉजिटिव हिस्ट्री तो नहीं थी। जी रिस्क जी जी। फैक्टर्स। जी मैम। और और उसके अगर अलावा जी, मैक्रोसोमिया फॉर शोल्डर एग्जाम्पल, डिस्ट्रोशिया या ट्रॉमेटिक डिलीवरी की भी हिस्ट्री पूछेंगे अगर ये शुगर की सिजेरियन बात नहीं हो गई होगी ना, तो। उसकी प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री उस बेस पे आप पूछोगे, क्योंकि शुगर इस दफा है, तो लास्ट टाइम कुछ भी हो सकता है शुगर से। दूसरी चीज ये कि अच्छा। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ निकल आता है, जैसे पॉली निकल हम्म। आता है, या पिछले में कुछ जी भी मैम। मैथ्स में, यू कैन इवन स्टार्ट योर हिस्ट्री एज अ होल फ्रॉम प्रीवियस प्रेगनेंसी। अच्छा। ये एक स्टाइल है जी बात मैम। करने का, ये आप अपना स्टाइल बना सकते हो। एक चीज आपने कन्वे करनी है एग्जामिनर को। अगर पेशेंट आई है, प्रीवियस भी पॉली था और डायबिटिक थी, और इस दफा भी पॉली और डायबिटिक है, तो यू कैन स्टार्ट इट इन अ वे दैट हर प्रीवियस प्रेगनेंसी वाज इन दिस ईयर एंड शी हैड पॉली, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेबी आउटकम क्या था? सिजेरियन हुआ, देन शी कंसीव्ड नाउ आफ्टर 2 years or 3 years of previous child, excuse me, the previous चाइल्ड बर्थ, और फिर आप एक्सक्यूज मी, सॉरी, ठीक है? और उसके बाद फिर आप बात कर सकते हो कि फिर आप कहोगे कि अब उसने कंसीव किया, स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन थी, और फिर आप उस तरीके से कंटिन्यू कर लोगे, और फिर आप इस प्रेगनेंसी की पूरी बात करोगे। जी मारिया? मैम इस सिनेरियो में जिसमें हमें शुगर्स भी पहले से मेंशन थी, जैसे कि 200 की रैंडम थी, तो और भी बेहतर होता अगर स्पेसिफिकली डाइट्स के हवाले से बहुत बात कर ली जाती कि एग्जैक्टली व्हाट इज शी टेकिंग इन मैडम, द मील की जिसकी वजह अभी से तो लैब्स और 200 की। मैनेजमेंट बताया नहीं मैंने, ना लैब्स बताया ना मैनेजमेंट, उस पे तो आई उस नहीं, पे, सिर्फ प्री हाँ, सिर्फ एग्जामिनेशन। कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मारिया की बात इस तरीके से ठीक है। एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन आया हिस्ट्री के अंदर, कि अगर वहां पर हम पेशेंट की एक 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 मेंटल लेवल का हमें पता चल जाता है कि हाउ मच शी नोज अबाउट हर सेल्फ, कि आप क्या डाइट ले रही हो, पता चला है कि वो तो रोज मिल्क शेक पी रही है, या वो रोजाना मैंगो खा रही है। तो ड्यूरिंग हिस्ट्री आप ये पता कर सकते हो कि इज शी ऑलरेडी अवेयर अबाउट द डाइट और एक्सरसाइज, क्या उसको किसी डॉक्टर ने बता दिया हुआ है कि उसकी रैंडम अगर 200 या फास्टिंग 200 आई है, तो उसको उसको उसके उसका मीठा बंद हो चुका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठहर, मैं 1 मिनट जरा पानी ले लूं, मुझे जस्ट कमिंग। एसी का कुछ हो सकता है, मुझे खांसी आ रही है थोड़ा।
हाँ जी, सो सॉरी। जी बताएं। अच्छा, सो ठीक है। तो सुरैया वाज आल्सो राइट कि ये हम हिस्ट्री, लेकिन वही बात है, एग्जाम में मैडम ये होता है कि वापस जाने का टाइम नहीं होता कि हमें पता हो मैडम एग्जैक्टली कि क्वेश्चन क्या मैडम कर हिस्ट्री रहे हैं जो है ना किससे। मैडम, एक फाइव मैंने दिया था हिस्ट्री मैडम, 3 मिनट में लेनी है। 3 मिनट में हाँ, एग्जामिनेशन ये करना है, आपने तीन बात मिनट में ठीक किया। बताना है। आई टेल यू आप बिल्कुल, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। इसका हल एक है। इसका हल ये है कि आपने अभी जिस तरह से हिस्ट्री ली, इट वाज ऑल राइट, डोंट बी वेरी वेरी फास्ट, बट एट द सेम टाइम आप स्लो नहीं हो सकते। अब आपने अपने माइंड में इस पूरी हिस्ट्री को कह लो कि 4 पॉइंट्स में डिवाइड करना है। हर पॉइंट को बोलने में या उसकी पूरी लाइन बोलने में अगर 30 या 40 सेकेंड्स भी आपको लग जाए तो वो गलत नहीं होगा। वो पॉइंट्स क्या है? इस पेशेंट के अंदर पॉली है, राइट। पॉली का मतलब ये है कि आपने जरूर बात करनी है कि इस वक्त उसको क्या सिम्टम्स है, और दूसरा ये कि इसके पॉजिटिव, दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है, जिसके अंदर आपने डायबिटीज निकाली। डायबिटीज से रिलेटेड आपने 3 या 4 लाइनों में बात करनी है, जिसके अंदर ये बात आएगी कि उसकी वही बात कि क्या वो क्रॉनिक डायबिटिक है या वो भी वाली डायबिटीज है या कुछ ऐसा। और उसके अलावा कि इस वक्त उसको, देखो ये सब बात बोलने में आपको हर पॉइंट से रिलेटेड के पॉली के प्रेजेंट सिम्टम्स और अभी की बेबी की कंडीशन, उसके बाद कॉज ऑफ पॉली विच इज डायबिटीज, डायबिटीज से मदर के प्रेजेंट सिम्टम्स रिलेटेड टू डायबिटीज ओनली, और फीटस का स्टेटस या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस उसे पता है, और कंसिडरिंग डायबिटीज व्हाट पेशेंट नोज कि उसे क्या करना चाहिए अपने साथ, राइट, या अब तक की क्या ट्रीटमेंट ली। डायबिटीज पे इस पे बहुत लंबी बात होगी। उसके बाद अगर आप यहाँ नीचे बात करना चाह रहे हो तो इवन HOPI वाले लेवल में ही आप पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री पे बात करोगे। अगर आप अपने माइंड में पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड हो इस केस को लेकर, तो आप 3 मिनट में ये 4 पैराग्राफ्स बोल सकते हो। लेकिन ये तब कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब आपने इतनी प्रैक्टिस की हो, जो मैं हर वक्त क्लास में कहती हूँ कि अपने हर टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स बनाए। मे बी वी हैव 15 और 20 टॉपिक्स जिससे रिलेटेड कोई पेशेंट आ सकता है, और अगेन वो एक टॉपिक नहीं होगा। एक पेशेंट के अंदर 3 चीजें भी हो सकती हैं, जैसे इस पेशेंट में डायबिटीज और पॉली आ गया, हो सकता था इसमें नॉर्मलस बेबी भी होता तो एक चीज और ऐड हो जानी थी। तो आप हर टॉपिक से रिलेटेड हिस्ट्री एग्जामिनेशन के पॉइंट्स बनाओ, जिसके अंदर उस हिस्ट्री में उसके एलेबोरेटेड सारी बातें लिखी हो कि रिस्क फैक्टर्स ये वो, और फिर उस हिस्ट्री को एक लाइन में बोलने का सीखो। अब एक्सटेंडेड टॉक्स जो है ना, वो इस लिहाज से अच्छे भी हैं कि आपको हर तरह का, हर टॉपिक आपका कवर होके आप पास होगे। पास होने का चांस उसमें इस तरह ज्यादा हो गया कि आपने अगर एक स्टेशन में बहुत अच्छे नंबर ले लिए तो इट कैन कवर यू इन द अदर स्टेशन। मुश्किल इस तरीके से है कि वो बहुत अच्छे नंबर लेने के लिए आपकी हर चीज जब तक फिंगर टिप्स पे नहीं होगी, ये फोकस्ड रहना, फोकस्ड रह के चीजों को कवर करना, बिकॉज यू कैन नॉट मिस। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पेशेंट टू टॉक अबाउट डायबिटीज इन डिटेल, बिकॉज डायबिटीज वो चीज है जिसने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। और डायबिटीज ही वो चीज है कि जब तक वो ट्रीट नहीं होगी तो पॉली ठीक नहीं होगा, राइट। सो और इसलिए आप, यू कैन नॉट मिस एनीथिंग, और वो तब मिस भी ना करो और उसको पूरा एलैबोरेट करके बोलो, वो तब पॉसिबल है जब आपके फिंगर टिप्स पे होगा। और आप एक पूरे आई थिंक 30 या 40 सेकेंड्स में बहुत खूबसूरत तरीके से डायबिटीज की इस चीज को कवर कर सकते हो इस पेशेंट के साथ रिलेट करके। तो बहुत अच्छे नंबरों के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए एक्सटेंडेड टॉक्स के पैटर्न पे चलने के लिए। जो लॉन्ग वाइवास हुआ करते थे उसके अंदर आपके पास फिर भी आधा घंटा होता था कि आप अपनी बात कर सको, और आप थोड़ा सा बात करते करते पिछली बात को रीइंफोर्स कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि 10 मिनट्स है, इसमें बहुत कुछ होना है, तो 70% वही बंदा ले सकता है जो कि इस तरह से बात करे जैसे मैं कह रही हूँ। ठीक है। सो और कुछ? चलो अच्छा, गुड।
चलो इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं जी सुरैया। जी मैडम, इन्वेस्टिगेशन में ब्लड ग्रुप वाज ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप CBC वाज नॉर्मल, एंड ब्लड शुगर रैंडम वाज 200 mg per deciliter. अच्छा एक सेकेंड, अगर व्हाट इफ देखो और मुश्किल और लंबा केस हो जाता अगर ये RH की भी निकल आती कि पेशेंट फॉर नेगेटिव। एग्जांपल ए नेगेटिव है, मियाँ बी पॉजिटिव है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि एग्जामिनर कहे कि इसके पास टाइम कम है लेकिन इसके पेशेंट में बहुत कुछ है, तो लेट्स चलो कोई नहीं, मार्जिन पे रख लेते हैं। बट अगर आपने हर एस्पेक्ट को टच करके उसको ट्रीट नहीं किया तो फिर क्या फायदा? ठीक है, फिर बेशक ज्यादा चीजों में पास होना आसान हो जाता है, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि आप एक चीज को इग्नोर ही कर दो कि जैसे इसकी डायबिटीज को ज्यादा लिफ्ट ही ना कराओ। इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा ए पॉजिटिव और एच बी ठीक है कितना मैडम, था? HB इसका नॉर्मल था 11 ठीक 11 था। है। ठीक है, और मैडम इसके अलावा वायरोलॉजीज की नेगेटिव थी, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन anti-HCV HIV इसका नेगेटिव था, ठीक और है। हीमोग्लोबिन A1C अवेटेड था, प्लान में है, नॉट डन येट, और यूरिन DR एल्बुमिन शुगर उसमें नेगेटिव था, नो पसल्स, और मैं ठीक है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन anti-HCV HIV, और स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड बेबी का डन था जिसमें सिंगल अलाइव फीटस था केफालिक प्रेजेंटेशन के साथ, और मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइकर 28 सेंटीमीटर था, और डीप वर्टिकल पॉकेट 9 सेंटीमीटर, प्लेसेंटा फंडल था अब तक, और इसके अलावा मैडम यही इसके लैब्स वगैरह यही डन थे। आप और क्या क्या कराओगे? मैम मेरे प्लान में होगा कि इसको मैं 6 हीमोग्लोबिन A1C कराऊं, पेशेंट को एडमिट करूं, उसको काउंसल करूं, नहीं नहीं, उसकी अभी मैंने सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस पूछी है। मैडम मेरे प्लान में होगा कि इसके 6 शुगर लेवल होंगे और हीमोग्लोबिन A1C, ठीक है, और मैडम एक 34 वीक्स पे है इसका, एक अल्ट्रासाउंड अपने हॉस्पिटल से रिपीट करूं और इसका CTG भी करा सकती हूँ मैं, और और मैडम चीजें मैडम यही चीजें। किसी और ने कुछ ऐड करना है इन्वेस्टिगेशंस में? हम्म। जी जनाब। मैम डॉपलर ऐड कर सकते हैं इसमें हम? गुड। और आप नॉर्मली स्कैन मांगोगे, आप उससे मैडम वो यस, अर्ली डेटिंग स्कैन स्कैन, ऐसे ही मांग लिया, अनोमली, बोले ही नहीं। आपने डेटिंग स्कैन मांगना है, आपने नॉर्मली स्कैन अनोमली मांगना है, और आपने रीसेंट स्कैन। ग्रोथ शाबाश। स्कैन। ग्रोथ को भी ठहर जाओ, लेकिन ग्रोथ को आप ग्रोथ स्कैन नहीं कहते, आप सीरियल ग्रोथ स्कैन कहते हो। यस सो मैडम, फिर वो आप प्लान उसके में बाद होगा। सॉरी, मैं जरा म्यूट करूंगी लोगों को क्योंकि वो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। श्रेया आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना, ठीक है? जी मैडम। आई थिंक हो गए। ठीक है, सो यस आप उसके अंदर ये सारे स्कैन्स, फिर डॉपलर, डॉपलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप ठीक फंडल हाइट आपकी नहीं रिलायबल इसके अंदर। उसकी वजह ठीक ये है कि पेशेंट को तो पॉली है, तो व्हाट इफ के पॉली के साथ कोई IUGR चल रहा हो। अच्छा ठीक उसके है अलावा और आपने 6 लेवल्स कहा, ठीक है, और सीरियल ग्रोथ स्कैन आता है उससे अगला स्टेप, अगर आपका ठीक है अभी वाला स्कैन और डेट्स या डॉपलर में कोई मसला है तो सीरियल ग्रोथ स्कैन आते हैं। ठीक ठीक है है, तो आपने ये सारा कुछ, उसके अलावा आपने प्रीवियस प्रेगनेंसी के कोई नोट्स या प्रीवियस सिजेरियन रिकॉर्ड। सेक्शन के कोई नोट्स या कोई रिकॉर्ड वो मांगना है, ठीक है, और बेबी का आउटकम के नोट्स वो ठीक मांगने है हैं, ठीक। तो सही। ये जरूर होना चाहिए। सो फाइन। अच्छा अब इसमें ब्लंडर थे एक दो इन्वेस्टिगेशन में, तो यू फॉरगॉट, इट वाज थोड़ा केयरलेसनेस की वजह से भूल गए अबाउट द डेटिंग स्कैन एंड एनॉमली स्कैन। वो कोई बात नहीं, वो अगर वो इतना तो ह्यूमन हो जाता है, लेकिन वही बात है कि अगर पीछे से आपकी हिस्ट्री अच्छी चल रही है और आगे आपका मैनेजमेंट अच्छी है तो चलो एग्जामिनर याद करा देता है। मैडम लेकिन मेरी अगर हिस्ट्री आप में बताया था, डेटिंग स्कैन वाज नॉर्मल, नहीं, अनोमली स्कैन बताना नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेशन में मांगना है। मांग। जी ठीक है ठीक ठीक है, ठीक ठीक। चलो गुड। अच्छा 6 लेवल्स मैम भी क्या आपने टॉर्च मांगे, कराएंगे? क्या कराएंगे? टॉर्च प्रोफाइल? नहीं, टॉर्च प्रोफाइल अगर उसके प्रेजेंट सिम्टम्स नहीं है फीवर वगैरह के और आपको एक कॉज मिल गई है पॉली की, तो देर इज नो पॉइंट इन गेटिंग द टॉर्च डन। ठीक है।
और स्पेशली अल्ट्रासाउंड पे भी कोई अनोमली नहीं है। अगर वो पेशेंट कहती है कि मुझे बहुत फीवर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, शुगर उसकी ठीक होती, कोई और कॉज पॉली की ना मिल रही होती, तो फिर हम टॉर्च करा लेते, बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा सुरैया, 6 जी लेवल्स में क्या क्या मांगोगे? मैडम, फास्टिंग 1 hour पोस्ट मैं प्रेंडियल आपको बताती प्री। हूँ। फास्टिंग यस मैम। फास्टिंग इस पेशेंट की है। excuse me, चलो फास्टिंग इज 92। 92 ठीक है। मैडम इसके 1 hour पोस्ट 1 hour पोस्ट प्रेंडियल, प्री प्रेंडियल, पोस्ट 1 hour प्रेंडियल। after 1 hour after breakfast, यस it मैडम। is 180। 180 ओके। एंड मैडम फास्टिंग 1 hour एंड पोस्ट मील्स, प्री मील, पोस्ट ऐसे मील्स। ना पूछो मुझसे, एग्जैक्ट पूछो क्या चाहिए 6 लेवल्स में। मैडम फास्टिंग 1 hour पोस्ट फास्टिंग 1 hour शाबाश, प्री मील, प्री मील, शाबाश। 1 hour पोस्ट मील, बिफोर लंच। अब ब्रेकफास्ट हो गया, अब लंच। वन प्री 1 hour लंच, प्री लंच। ठीक प्री है, इट्स लंच नॉट 1 hour बिफोर, प्री लंच। अच्छा, उसकी प्री लंच थी 140। ठीक है। एंड पोस्ट लंच 200। 200 और प्री डिनर एंड पोस्ट डिनर। गुड। प्री डिनर उसकी है 120 और पोस्ट डिनर है उसकी 230। 230 mg पर डेसीलीटर। ठीक है मैडम, फास्टिंग मेरा 92 है, ये रेज्ड है, मुझे इसको 90 रखना चाहिए। और 1 hour आफ्टर 180 है, इट इज ऑल्सो रेज्ड। एंड मैडम शी इज हर ब्लड अभी ये शुगर्स आर। बस ये मैंने आपको लेवल्स दे दिए, आपको ठीक कोई है। मिडनाइट लेवल तो नहीं चाहिए? मिडनाइट मैडम अगर कंट्रोल में नहीं आएगा मुझे मैडम 2 AM का चाहिए ठीक है, होगा चलो अगर। अभी नहीं चाहिए। ऑल राइट, 2 AM नहीं कभी करते यार, मरीज को तो नहीं उठाते 2 बजे, 12 बजे की कर लेते हैं। 12 बजे, 12 AM का। अच्छा चलो छोड़ दो उस बात को। अब ये आपको मैंने लेवल्स दे दिए हैं। यू हैव ऑल द इन्वेस्टिगेशंस। HbA1c की एक बात होती है कंफ्यूज। आई डोंट वांट, मैं इस तरह के पेशेंट में मैं HbA1c नहीं रेकमेंड करूंगी। उसकी ठीक है। 2-3 रीजंस है। एक रीजन ये है कि वी ऑलरेडी नो के कॉम्प्लिकेशन तो हो ही चुकी है डायबिटीज। वी ऑलरेडी हैव हर 6 लेवल्स, वी नो शी इज डायबिटिक। तो ये सारा कुछ ही तो देखने के लिए हमने HbA1c कराना था। तो जब हमें पहले ही सारा कुछ पता चल गया तो हम क्यों HbA1c फिर कराए? उसके ठीक है। अलावा HbA1c थर्ड ट्राइमेस्टर में इज नॉट दैट सेंसिटिव बिकॉज ठीक है। ऑफ द डाइल्यूशन, हीमोडाइल्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ठीक है। जस्टिफिकेशन है। बट अगर आप कराना चाहते हो, इतनी कोई अच्छी बात होगी नहीं, लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा पेशेंट का भी, सब चीजों का। लेकिन फिर भी आप कराना चाहते हो तो उसे फिर आप जस्टिफाई करो। फिर ऐसे जस्टिफाई कर लो कि चलो अगर ज्यादा आएगी तो मुझे पता लग मैं मजीद कॉम्प्लिकेशन। बट आई डोंट रियली think that in the third trimester when you already have got deranged blood sugar level, तो 6 लेवल करा लिए, कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है अल्ट्रासाउंड पे, तो फिर आपने क्या करना है? ठीक है। तो अच्छा, अब यू हैव द शुगर लेवल्स, यू हैव ऑल द इन्वेस्टिगेशंस, नाउ मैनेज योर केस। Madam, I will counsel the patient about the diagnosis that she is having 34 weeks of pregnancy with polyhydramnios and GDM, and about the fetal-maternal implication that if it is uncontrolled, she may be having APH, pre-prom, abruption, and preterm delivery, low birth weight, and excessive baby may be having excessive NICU admission. And then I will do multidisciplinary team approach in which I will include the endocrinologist or medical specialist, dietitian, me as a gynecologist, and I will as 6 levels you have given me. So I will start my patient on insulin because my patient has developed complication also, and I will calculate the dose of the insulin, and start it on insulin. But I will ask the patient, does she know about the diet chart? And she should modify her lifestyle diet chart, and she knows how to inject insulin, the symptom of hyper and hypoglycemia. So I will admit her for 24 to 48 hours and ask her on every visit. I will ask her about the symptoms, about the fetal movements, fetal movement assessment chart I will give her, and will review her record. When her, as she's in 34 weeks, so I will give her also DEXA cover under a sliding scale. And when my patient is okay,
and blood sugars are leveled, and she well understands that how to monitor at home and how to inject. Then after this, I will discharge her. But before that, I will discuss her plan of mode of delivery. Of course, it is cesarean section, and her time of delivery. If it remains uncomplicated at 37 or 38 weeks, I will do elective cesarean section. And also, I will discuss the contraception, that now she will become para 2, so she can she can take any long active contraception for that, and exclusive breastfeeding. ठीक है, गुड। अच्छा, यू वर गुड, यू नो कि क्या करना क्या है, बट आपका बताने का स्टाइल नहीं ठीक। ठीक है, आफ्टर स्टार्टिंग इंसुलिन इन अ पेशेंट, फिर लाइफस्टाइल की बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक फिर सारी बात करके उसके बाद आप जो है, मतलब यू हैव नॉट एक्चुअली गिवन अस एनी आइडिया कि आप टिल व्हाट जेस्टेशन आप लेके जा रहे हो। फिर सारी कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करके इंसुलिन स्टार्ट करा के फिर एडमिशन की बात करना भी गलत है। आप कोई बात है ना कि ऊपर की सीढ़ी चढ़ के फिर नीचे की सीढ़ी, फिर ऊपर की, फिर मतलब करते करते बड़ी मुश्किलों से ऊपर तक पहुंच रहे हो ऊपर। बट द थिंग इज कि यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, यू नो योर पेशेंट मैनेजमेंट, आपको पता करना क्या है। आपकी स्पीच बहुत अच्छी है, आप आई डोंट थिंक यू आर रियली मिसिंग एनीथिंग, बट जिस स्टाइल से बोल रहे हो उसमें पता नहीं पास हो या ना हो। क्योंकि इस तरीके से तो नहीं कोई पास करता कि आप इंसुलिन की बात कर चुके हो और फिर कहीं जाके एकदम से आपको याद आ रहा है कि मुझे तो डाइट की बात करनी थी। आई यू नेवर नो कि डाइट और एक्सरसाइज के बाद शायद ओरल हाइपोग्लाइसीमिक से वो ठीक हो जाए, इंसुलिन की जरूरत ही ना पड़े। उसके बाद जब सारा कुछ हो गया तो आपको याद आया कि मैंने पेशेंट को एडमिट करना है 24 से 48 आवर्स। अच्छा, अब इंसुलिन आपने शुरू में ऐड कर दी, डेक्सा कवर बाद में दिया, तो आपको याद आया कि नहीं नहीं, मुझे तो इसको स्लाइडिंग स्केल देनी है। सो इट इज नॉट लाइक दिस। इस तरह से एवरीवन नोज दैट यू नो योर वर्क, यू नो योर पेशेंट्स मैनेजमेंट, बट ये और अभी तो बिकॉज इट्स नॉट एग्जाम, इसलिए आप हर चीज आपके माइंड में आ रही है कि इंसुलिन के बाद मैंने डाइट की बात करनी है। एग्जाम सिनेरियो में एक स्टेशन की बेल बज रही है, दूसरे स्टेशन में जाना है, 10 बड़े बड़े प्रोफेसरों की शक्लें नजर आ रही हैं, और यू नो दैट होल ऑरा आपके तो माइंड में ही नहीं आना कि आपने ये भी बात करनी थी। ठीक है, तो इसी वजह से तो के देखो, पॉली डायबिटीज और पॉली का केस तो मेरा ख्याल है आप सबको वैसे ही आता है मैनेज करना, बट पास तो कोई होता नहीं एग्जाम में। उसकी यही वजह है। तो आप एक अपना ऑर्गेनाइज हर ऑप्स के पेशेंट में, और एक अपना पैटर्न बना लो ना बात करने का, कि शुरू में आप डायग्नोसिस बताओ कि यू आर हैविंग इंक्रीज्ड लाइकर अराउंड द बेबी, which is because of which is because of diabetes, deranged sugar levels, but it is a treatable condition. If you treat your diabetes, or if you cooperate with me to control your blood sugar levels, this polyhydramnios will be treated, and we will take you as a normal patient, and you will be able to reach the term with a good baby outcome. सबसे पहले तो पेशेंट को ये काउंसल करो ना, डायबिटीज पे तो उसकी अपनी कितनी कोऑपरेशन हमें चाहिए, ठीक है, एक चीज। फिर उसके बाद पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं मदर को और फीटस को, यू डिड टॉक अबाउट दैट। पहली लाइन आपने पूरी काउंसलिंग की बोल दी। उसके बाद दूसरी लाइन में यस, इन्वॉल्व मल्टी डिसिप्लिनरी टीम and need of admission, that patient should know the need of admission. सिर्फ ये ना कहो कि I will admit her, no, I will explain to her that how important is this admission for her. क्योंकि उसकी शुगर लेवल्स ही तो ठीक करने हैं, वरना तो पॉली की वजह से और शुगर की वजह से आईयूडी हो जाएगा। शी कैन कम अप विद एब्सेंट फीटल हार्ट एनी डे। जो डायबिटीज पॉली कर चुकी है वो आईयूडी किसी भी दिन कर सकती है, ठीक है ना। तो वो जब तक पेशेंट को ही नहीं पता होगा तब तक वो उस चीज को सीरियस वो कहेगी वो पेशेंट ऐसे कह रहे होते कि सानू दाखिल कर लिया, पर उधर आगे सानू कुछ पता ही नहीं। भाई दाखिले का हल वजह तो पता हो ना उनको, ठीक है। तो इफ दे आर एडमिटेड इन द वार्ड इन योर डिपार्टमेंट, इफ शी सिटिंग देयर, शी एंड हर अटेंडेंट शुड नो कि कितना क्यों क्या इंपॉर्टेंस थी। वो कहते हैं जी दिन च बस शुगर चेक होती रहती है, तो सानू दाखिल कर लिया, पता नहीं मुक्की रहे। तो वो बताओ तो सही, में शुगर चेक ही तो करना सारा उसके आईयूडी को बचाने के लिए हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप तीसरे नंबर पे एक एस्टिमेटेड प्लान बता दो ना कि इसके शुगर लेवल्स मैंने ठीक रखने हैं, मैंने पॉली के लिए स्कैन या बायोफिजिकल ऐसे रिपीट कराना है, आई विल ट्राई टू टेक हर नियर टर्म एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल। उसके बाद आप इन तीनों पॉइंट्स को एलैबोरेट करके बोलो
कि आपने जब डाइट बताई तो आपने उसको क्या, जब काउंसलिंग में शुगर लेवल्स को ठीक रखने की बात की है, तो आपने उसकी डाइट को एलैबोरेटेड देखा, फिर आप उसके मैंने आपको शुगर लेवल्स बताया, आप उस पर बात करो। 92 इज नॉट एबनॉर्मल, 92 fasting is normal. Why did you say that 92 fasting is high? 92 is normal 90 तक fasting. होना चाहिए, 90 वही तक बात, होना चाहिए। 92 फास्टिंग लेस देन 100 को इतना, क्योंकि यू शुड ऑल्सो नो कि हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा फ्रीक्वेंट है इस पेशेंट में कि हो जाए, और हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस फॉर मदर एंड बेबी, राइट? सो ठीक, आपने उस चीज का भी ध्यान रखना है। हाउएवर आपने बात करनी है कि ऑल हर रैंडम लेवल्स आर हाई, चाहे वो प्री यस मैम। प्रेंडियल हो या पोस्ट प्रेंडियल, राइट? सो हाँ 180 इज हाई, 200 इज हाई, 140 इज हाई, ऑल दीज आर हाई, ठीक है? तो आपने ठीक, इस चीज का भी बात करनी है कि और फिर आपने अपनी नॉर्मल रेंज बतानी है। आपने ये बताना है कि बिकॉज शी इज अ केस ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियास, नंबर वन, शी इज हैविंग डिरेंज शुगर लेवल्स, माय एम is to keep her blood sugar random as close to, I would not say that it should be less than 140 in her. It should be less than 120, 120 or more, ताकि उसका पॉली ट्रीट हो, ठीक है? ठीक है, उसके लिए आपने उसको पहले डाइट करानी है, उसको एक्सरसाइज 1 घंटे की ऐड करनी है, या जितनी भी आधे घंटे की वॉक, या 10 मिनट्स इमीडिएटली आफ्टर दैट। उसके हाँ, बाद आपने इसके अंदर जो चीज ऐड करनी है, आपने ओरल हाइपोग्लाइसीमिक से स्टार्ट करना है। और बिकॉज ठीक शी है, इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो आप कहोगे कि डाइट, एक्सरसाइज और ओरल हाइपोग्लाइसीमिया मैं इसमें ऐड करूंगी। पहले इसकी ठीक शुगर है, थोड़ी सी ठीक कर लो, उसके बाद उसको डेक्सा दे देना। इन शुगर लेवल्स पे तो 200 से ऊपर उसके शुगर लेवल्स हैं, तो हम उसको डेक्सा तो नहीं देने बैठ जाएंगे ना। ठीक है, तो पहले ठीक आप है, उसकी ये चीज ठीक कर लो, उसके बाद कहो कि ठीक है, अगर वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक पे भी उसके शुगर लेवल मेरी रेंज में नहीं आ रहे, यानी कि हर शुगर लेवल 135 138 ही आ रहा है, इवन देन आई कैन स्टार्ट हर ऑफ विद मे बी लॉन्ग एक्टिंग लेविमर ओनली। 6 यूनिट से ठीक है, 8 यूनिट से मैं स्टार्ट करूंगी, ताकि उसका कोई भी लेवल एटलीस्ट 120 125 से ऊपर ना आ जाए, ठीक है? एक ठीक, चीज। उसके बाद जब वो रेंज अचीव हो जाएगी, तो आप उसको डेक्सा देके फिर टीडीएस में उसके स्लाइडिंग स्केल पे शॉर्ट एक्टिंग ऐड कर सकते हो, या अब तो स्लाइडिंग स्केल के बजाय इवन आप कुछ फिक्स्ड यूनिट्स भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, और फिर डेक्सा देके एक पूरा शुगर ठीक करके देन यू कैन डिस्चार्ज हर। यस मैम, और फिर आप उसको मॉनिटर करके सीरियली, अगर उसका पॉली रहता है तो आप उसका एवरी वीक स्कैन करा सकते हो फॉर पॉलीहाइड्रोएमनिया, इफ बेबी मूवमेंट्स आर फाइन, तो फिर आपको बार बार ठीक है, बायोफिजिकल कराने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते बाद आप उसका पॉली करके देख सकते हो कि पॉली सेटल डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब पॉली ठीक हो जाता है तो आप 2 वीकली उसका स्कैन कर सकते हो, एंड यूल टेक ठीक हर है, टू एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल, राइट? अगर पॉली बिल्कुल ठीक हो जाता है और सब कुछ ठीक होता है, तो यू कैन इवन टेक हर टू 39 वीक्स, ठीक है? यस मैम, और पॉली ठीक हो जाएगा, अगर आप उसके शुगर लेवल सारे 120 से कम रखोगे रैंडम, हाँ, यानी 1 आवर आफ्टर मील, तो उसका पॉली ठीक हो जाएगा हफ्ते 2 हफ्ते में, ठीक है, ठीक है? एंड देन यू विल बी एबल टू टेक हर टू 39 वीक्स। बट ये सारी अप्रोच और इसकी मेच्योरिटी अब आपको, बिकॉज मे बी वी ऑल नो हाउ टू ट्रीट, इसमें सीक्वेंस आपका इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी ठीक चीज है, की आप बात करें तो लीस्ट इंटरवेंशन से शुरू करो, उसकी डाइट से शुरू करो, उसकी एक्सरसाइज, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, फिर ठीक है, इंसुलिन। इन सब में सोचो कि और अपना एम बताओ कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट है ये शुगर लेवल, इस शुगर लेवल को अचीव करने के लिए आपने इस तरह करना है, ठीक है? ठीक है, ठीक, तो यूं आपने चलना है। अब यू कैन, आप दोबारा से प्रैक्टिस करो, ट्राई टू से द होल मैनेजमेंट अगेन, दैट विल बी ग्रेट, आपकी प्रैक्टिस की हो जाएगी। ओके मैम, एक से थैंक यू मैडम। मैम जो 6 शुगर लेवल कहा डॉक्टर ने, वो मतलब जैसे गाइडलाइन में लिखा हुआ है फास्टिंग करते और प्री प्रेंडल और पोस्ट प्रेंडल और जो है नाइट टाइम, तो इस पे हमने अपने सीनियर से भी पूछा था, कोई कह रहा है कि 7 होती है, कोई कह रहा है 6 होती है, टीटी में 7 7 हो वर्ड गई है, 7 हो गई है। इवन इफ यू 7 है। आस्क 7, यस, इवन इफ यू, देखो बात ये नहीं है कि आप 6 मांग रहे हो तो आप पास नहीं हो रहे क्योंकि अब 7 लिख दिया, गाइडलाइन ने कहा है कि मिडनाइट की भी मांग लो एक, या फिर आपने 7 मांग लिया तो कोई एग्जामिनर 6 कराता है तो वो कहे कि जी। बात ये है कि आप मैनेज कैसे करें। अब मैंने 6 लेवल्स दिए डॉक्टर को, मैंने दिए फास्टिंग आप सबने नहीं लिखे, तो मैं दोबारा बता रही हूँ। फास्टिंग 92, 1 आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट 180, लंच 140, देन 200, डिनर 120 एंड देन 230। जब ये आपके सामने आए हैं तो आप एग्जामिनर को सबसे पहले तो ये कमेंट करो कि मुझे ये पता करना है कि वो लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर में खा क्या रही है, क्योंकि एवरी पोस्ट फास्टिंग उसकी ठीक आई है,
उसकी एवरी पोस्ट प्रेंडियल इज हाई। क्या वो व्हाइट आटे की रोटी खा रही है, क्या वो सालन में पोटेटोज बहुत ज्यादा या टोमेटो ज्यादा खा रही है, क्या वो हर खाने के बाद एक मैंगो खा रही है। तो सही। आप अपना कंसर्न डाइट से शो करो। और अगर आप उसे प्रॉपर, अब डॉक्टर सुरैया ने कहा कि मैं नहीं मांगूंगी 7 लेवल्स, तो डज नॉट मीन कि मैं उसकी इस बात से बिल्कुल ही खिलाफ होके मैं बैठ जाऊं कि जिसने मिडनाइट का नहीं मांगा। शी वॉज नॉट रॉन्ग, क्योंकि फास्टिंग ठीक आ रही है, ठीक है ना। फास्टिंग बहुत लो होती या बहुत ज्यादा होती तो चलो फिर भी था कि मिडनाइट की मांग ले, कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे डॉन इफेक्ट कहते हैं या जो भी वो इफेक्ट कहते हैं कि उसके अंदर ये होता है कि फास्टिंग नीचे होती है तो एकदम से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं टू कॉम्पनसेट, और फिर वो कॉम्पनसेटरी इफेक्ट में फास्टिंग बहुत ज्यादा आ जाती है। तो अगेन इट्स योर क्लिनिकल अप्रोच, इट्स थ्योरी एग्जाम। अगर आपकी यही अप्रोच सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी एग्जामिनर को, कि जब उसने आपको लेवल्स दिए, फॉर एग्जाम्पल लंच में कोई लेवल बहुत आए आ रहा है, जैसे मे बी 200 एक आ गया, तो वहीं पे आपने कहा कि मैं पहले, और दिस इज व्हाट यू एक्चुअली डू इन योर वर्ड्स, जब आपके पास सारे लेवल्स लिखे होते हैं, जब आप राउंड कर रहे होते हैं, जब आपके एसआर कोई राउंड करते हैं, एपी जब राउंड कर रहे होते हैं, और वो जब सारे लेवल्स देखते हैं और वो देखते हैं कि लंच के बाद की स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा है, तो वो सबसे पहले पेशेंट की तरफ मुंह करके पूछते हैं कि आपने लंच में क्या खाया। मैंगो भी खाया था आपने लंच में, ये भी खाया था। फिर जो, और वहीं से पता चल जाता है कि लेवल क्यों ज्यादा है। दिस एग्जैक्टली इज योर अप्रोच इन योर नॉर्मल प्रैक्टिस ऑल्सो। इसको हम एग्जाम में अप्लाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो दिस एग्जैक्टली इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इन योर एग्जाम ऑल्सो। मैम जी व्हाट इज हनीमून पीरियड? जी सॉरी, हैंड रेज मैम करके एक एक करके डॉक्टर वालिक का पहले। जी मैम मैम इसमें वो तो मैम इसमें तो पोली आ गए तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज है मैम। तो इसमें हम लोग शुरू में डाइट और एक्सरसाइज की बात करेंगे या हम लोग डायरेक्ट इंसुलिन स्टार्ट करा जाहिर है, देंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं यही कहना चाह रही थी। अच्छा वालिका, आप सही कह रहे हो, बिकॉज कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है। मैंने ये कहा कि आपने कहना है माई टारगेट लेवल इज 120 इवन, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ डायबिटीज, एक्सक्यूज मी, कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ डायबिटीज है, इसलिए माई टारगेट लेवल इज 120 एटलीस्ट, राइट। सो 120 के लिए अब आप कहोगे कि मैं इसको पहले डाइट एक्सरसाइज और ग्लूकोफेज दूंगी, उससे आप एक दिन के लेवल्स लो, क्योंकि हो सकता है इसकी डाइट इतनी बुरी हो कि वो अगर उसके उसी से ही 120 से कम चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसमें इंसुलिन ऐड कर दो, राइट। जी मारिया, ओके मैम, थैंक यू। welcome. So it's the target, it's your target level which is a deciding factor for your treatment, कि आपने डाइट एक्सरसाइज ओरल हाइपोग्लाइसीमिक के बाद आपने, अगर उस पेशेंट की पहले ही डाइट ठीक है जो आप हिस्ट्री में पूछ चुके हो और वो एक्सरसाइज का भी पता है, इवन देन उसके शुगर लेवल्स खराब आ रहे हैं, तो आप ग्लूकोफेज के साथ फॉरन इंसुलिन स्टार्ट कर सकते हो, कंसिडरिंग शी इज अ केस ऑफ पॉली विद डायबिटीज। जी मारिया। मैम जी मेरा यही क्वेश्चन था कि ऑन एडमिशन डाइट और ग्लूकोफेज को हमें एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स देने चाहिए उसके इफेक्ट को देखने के लिए ना, क्योंकि अगर वो एग्जैक्टली पहले नहीं लिया, पहले नहीं लिया। हाँ हमेशा ट्रीटमेंट हमारी स्टार्ट होगी फ्रॉम द पॉइंट पेशेंट हैज ऑलरेडी टेकन द ट्रीटमेंट। इफ शी हैज नॉट शी हैज नॉट प्रैक्टिस्ड गुड डाइट एंड एक्सरसाइज and has not taken any oral hypoglycemics, then we'll start to talk about diet, exercise, oral hypoglycemic first. अगर उसने वो सब कुछ कर रही है वो पहले, फिर भी शुगर लेवल ज्यादा है तो इंसुलिन, राइट। क्योंकि मैम हमें एग्जैक्टली पेशेंट को बताना होता है कि कितने दिन दाखिल रखेंगे हम। तो इवन इट कैन टेक अ वीक और सो। इवन आप उसे ये भी कह सकते हो, अगर वो बिल्कुल इग्नोरेंट सी है और वो शुगर लेवल्स ठीक होकर भी, पॉली ठीक करके भी घर जाके आपको लगता है कि वो कुछ फॉलो नहीं कर सकेगी, वो अपने शुगर लेवल्स मॉनिटर नहीं कर सकती, शी डजंट हैव ग्लूकोमीटर और शी कैन नॉट मॉनिटर हर ब्लड शुगर लेवल्स, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो फिर कभी नहीं आएगी, अब सिर्फ डिलीवरी के टाइम पे आएगी, तो आप टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी उसे एडमिटेड रख सकते हो, बिकॉज ये वो चीज है जिसे आईयूडी से बचाएगा, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। मैडम जी मेरा एक नवा। सवाल है। ये ग्लूकोफेज की मैक्सिमम डोज है 2 ग्राम तक हम जा सकते हैं। पेशेंट को हमने एडमिट किया, हम 500 मिलीग्राम से स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट उसको। विद 1 ग्राम बीडी, लो अच्छा। डोज से शुरू ना करो। जिसको अगर डायबिटीज पॉली और ये है और डाइट एक्सरसाइज के बावजूद ये सब कुछ है, यू कैन इवन पॉली वाले मरीज में ग्लूकोफेज विद इंसुलिन डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जिसको डाइट का पता है, डाइट और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए और डाइट बहुत कंट्रोल्ड है, उसके बावजूद उसके 200 में लेवल्स हैं एंड शी इज हैविंग पॉलीहाइड्रोएमनियोस, तो आप एकदम से भी उसकी ग्लूकोफेज और इंसुलिन स्टार्ट कर सकते हो। इंसुलिन इन वेरी लो डोज, लाइक ओनली लॉन्ग एक्टिंग एट नाइट, ठीक है।
तो और फिर मॉनिटर करो, बिकॉज डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डायबिटीज। मैम मैं मेरा पूछ क्वेश्चन ये था कि पोस्टनेटल टाइम पीरियड में एक इसके बाद ना एसओजीपी जी एसओजीपी गाइडलाइन में मेंशन है कि एक हनीमून टाइम पीरियड होता है, तो उसका क्या मतलब है? किस चीज में फिर से पूछो। मैम एसओजीपी गाइडलाइन में डायबिटीज की हनीमून टाइम पीरियड का लिखा हुआ है। यार वो जरा कोई और बता दे, मैंने भी मुझे लेटेस्ट नहीं मुझे पता उसको किस कॉन्सेप्ट में यूज ठीक हुआ है हुआ है। मैम। और मैम पॉलीहाइड्रोमिनोस डायबिटीज के पेशेंट में अगर अर्ली आती है, जैसे पेशेंट 28 वीक पे आ गई, उसमें हमारा पोली की लिहाज से इंडोमिथासन का भी रोल है, तो क्या हम डायबिटीज को कंट्रोल हाँ, करने का बताएंगे या इंडोमिथासन भी नॉट देंगे एट पेशेंट ऑल, को अगर नॉट एट ऑल। देखो इंडोमेथासिन या सुलिंडाक थेरेपी, टेम्पररी? हाँ ये आपने बहुत अच्छा एस्पेक्ट टच कर लिया, इस पे बात जरूरी थी करनी। ये जो ड्रग्स है ना, अगर एक पेशेंट में पॉली है विद अ नोन कॉज विच इज डायबिटीज, यू शुड नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग लाइक इंडोमेथासिन सुलिंडाक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? आपको हम्म। कोई जरूरत ही नहीं उसकी बात करने की। अगर कोई पेशेंट इडियोपैथिक पॉलीहाइड्रोमियोस के साथ है और उसके अंदर आप मेडिकल ट्रीटमेंट कंसिडर कर रहे हो, ओवरऑल देखो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने अपने वार्ड में या ओपीडी में बैठ के या डिपार्टमेंट में कितने पेशेंट्स को इंडोमेथासिन लिख के दिए मैम आज तक? बहुत रेयर, बहुत रेयर, जहाँ पे काज नहीं पता। शायद पूरे 4 साल में 2 मरीजों को, राइट? जी जी मैम। हालांकि पॉली के तो मरीज एक साल में मेरा ख्याल है कि 50-100 तो देख चुके होंगे, राइट? सो जी मैम। द थिंग इज के इंडोमेथासिन का यूज is not considered to be that good considering the side effects associated with it. इंस्टेड अगर आप पॉली को ही मॉनिटर करके चलो। दूसरी चीज ये कि एक और बात आ जाती है एमनियो रिडक्शन की। एमनियो रिडक्शन भी आपने अपने 4 साल की ट्रेनिंग में, जिसमें आपने कई के शायद लाखों ही मरीज देख ली हो, उसमें आपने शायद किसी 2 या 4 में आपने एमनियो रिडक्शन की होगी। मैम नहीं की। तो की ही नहीं, ये तो और मुझे खुशी हुई सुन के, क्योंकि एमनियो रिडक्शन इज अगेन नॉट कंसिडर्ड गुड ट्रीटमेंट। उसकी वजह यह है कि अगर कोई पेशेंट की किस में जाती है, इट इज इंडिकेटेड ओनली इन दोज पेशेंट्स जो बेइंतहा पॉली के साथ हैं। बेइंतहा पॉली का मतलब ये डेफिनेटली सिवियर पॉलीहाइड्रोमियोस हु आर सिम्टोमेटिक, जो कि बेचारी बेड से उठ भी नहीं सकती। अगेन जी सिवियर पॉलीहाइड्रोमियोस का ओवरऑल इंसिडेंस, ओवरऑल पॉली का इंसिडेंस कम है, आई थिंक इट्स लेस देन 2%। देख लेना वैसे बुक्स में, आई थिंक इट्स 1.6 और 2%। तो पॉली का ओवरऑल इंसिडेंस कम, फिर उसमें से इडियोपैथिक पॉली जिसकी कोई कॉज ना मिले, उसके बाद इतना सिम्टम कि वो बेचारी अगर आप कभी उस पेशेंट को देखो वो बेड से नहीं उठ सकती, बट इफ उस पेशेंट को सिर्फ इतना कि उसको सांस तो आए या उसको कुछ तो उसकी जिंदगी का ठीक हो, तो उसमें आप एमनियो रिडक्शन एडवाइस करते हो, टेलिंग हर ऑल द नुकसानात रिलेटेड टू इट विच इज डेफिनेटली इब्रप्शन, कोरियम निनाइटिस, प्री टर्म लेबर, एंड देन यस एक चीज और आपने उसको सबसे पहले बताना है कि एमनियो रिडक्शन इज नॉट अ गुड ट्रीटमेंट फॉर पॉलीहाइड्रोमियोस। और उसकी वजह ये है, एक मिनट सॉरी जस्ट अ मिनट, उसकी वजह ये है कि आपने बताना है कि विद इन फ्यू आवर्स द amniotic fluid is formed again because it is related with the passage of urine of the fetus. So आप करोगे भी तो दोबारा वो amniotic fluid बन जाएगा, तो it is not a good and a definitive treatment because it's a because वो दोबारा से उसी वक्त विद इन 24 आवर्स वो साइकिल चल पड़ता है और amniotic fluid दोबारा बनना शुरू हो जाता है। तो एंड इट इज ओनली डन फॉर द टेम्पररी सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ द पेशेंट बेसिकली, ठीक है? जी और मैम। इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट इवन इन इडियोपैथिक is not considered to be very good because of the side effects. जी नाबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। अलैकुम। मैम इन्होंने जब कहा है कि ये पॉली के साथ इन्होंने डायरेक्ट इलेक्टिव सी सेक्शन पे गए, तो पॉली तो ठीक है डायबिटीज की वजह से है, वो अगर रिजॉल्व हो जाए फिर तो हम ट्रायल देंगे ना नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का। वेरी गुड क्वेश्चन। उस वक्त मैंने बात करनी थी मोड एंड टाइम ऑफ डिलीवरी। देखो जो पॉलीहाइड्रोमियोस होता है, एक टिप एग्जाम के लिए, अगर किसी पेशेंट में 2 रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं आपके पास, जैसे प्रीवियस वन with complicated diabetes या untreated diabetes, previous one with hypertension और protein urea जिसमें आ रहा हो जैसे कि preeclampsia type, previous one with macrosomia, previous one with a big fibroid uterus
जो कि ऐसी जगह पर एनीथिंग जिसमें दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहीं ना कहीं मिल जाए, उसमें अगर आप पहली ऑप्शन, ऑब्वियसली अभी अब दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस डू नॉट मीन कि वो एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन बन गई है, राइट? बट अगेन इसलिए आप ये तो नहीं कि एब्सोल्यूट इंडिकेशन का मतलब तो ये है कि आप पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी ऑफर ही ना करो, लेकिन जो पहली चीज ऑफर करोगे वो अंडरस्टूड है कि वो चीज है जो आपके ख्याल से बेहतर है पेशेंट के लिए। तो जो दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस मिल जाए तो उसमें आपने पहली ऑप्शन, यू हैव टू बी अ सेफ डॉक्टर इन एग्जाम एंड इन योर नॉर्मल प्रैक्टिस, तो आपने पहली ऑप्शन सिजेरियन सेक्शन की देनी है जहां दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन मिल जाए, और दूसरी ऑप्शन नॉर्मल डिलीवरी की। इस पेशेंट के अंदर अगर पॉली ठीक हो जाता है बट डायबिटीज की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान बकायदा पॉली रह चुका है और वो प्रीवियस वन है, तो देर इज नो हार्म कि आप उसमें पहली ऑप्शन सिजेरियन ही रखो। बट अगेन एट द सेम टाइम यू कैन से क्या अगर आप चाहें, बिकॉज अब पॉली बिल्कुल ठीक हो चुका है, डायबिटीज आपकी बिल्कुल कंट्रोल्ड है, तो अगर उसकी विश पे जाके कहीं नीचे कहीं ऑप्शन बन जाती है कि अगर उसे पेन्स आना शुरू हो जाती है, शी कम्स विद वेरी गुड बिशप मे बी 3 और 4 सेंटीमीटर्स, और आपको लगता है लेबर इज गोइंग वेरी गुड, तो फिर आप कंसिडर कर सकते हो वीबीएससी का, वी बैक का। बट अगर वो 38 या 39 वीक्स तक जाके शी इज नॉट एट ऑल इन लेबर एंड इफ इवन देन शी सेज दैट शी वांट्स नॉर्मल डिलीवरी, तो आई विल नॉट से कि हैविंग टू रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन इज एनी इंडिकेशन फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर। सो ये चीजें आप पेशेंट से इसी तरह डिस्कस कर सकते हो, लेकिन उसमें जो पहली ऑप्शन बोलोगे वो एग्जाम में एटलीस्ट अंडरस्टूड है कि वो ऑप्शन है जो आपके ख्याल से अच्छी है पेशेंट के लिए। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। गुड जी। फरहान, मैडम ये कितने वीक्स पे सिवियर पॉली को 37 वीक पे डिलीवर कराएंगे और माइल्ड टू मॉडरेट को 38 वीक पे? अच्छा सवाल है। देखो मेरी बात सुनो, ये कहीं हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइन मुझे तो नहीं मिली कि पॉली को कितने पे क्या करना है। हाउएवर अगर पॉली आपका रहता है और माइल्ड पॉलीहाइड्रेमियोस है तो डोंट गो बियॉन्ड 38 वीक्स, राइट? उसमें फिर आप 38 वीक पे गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर सिवियर पॉली है तो सिवियर पॉली को 37 पे भी इट्स अ बिट अर्ली, यू कैन कीप हर एडमिटेड सो दैट शी शुड नॉट गो इन प्रीटर्म लेबर। सिवियर पॉली में मैं नंबर 1 ऑप्शन, आपकी अपनी जस्टिफिकेशन है, आप इसको चेंज कर सकते हो, मेरे ख्याल से नंबर 1 ऑप्शन शुड बी सिजेरियन सेक्शन इन सिवियर पॉलीहाइड्रोमियोस। उसकी वजह ये है कि सिवियर में अगर वो लेबर में जाती है एंड ड्यूरिंग लेबर उसका जब लाइकर निकलना शुरू होता है तो सिवियर abruption can lead to DIC and into she can end up in very bad PPH. Pains आना polyhydramnios के साथ can lead to very bad PPH. So मेरा ये ख्याल है कि severe poly में आप उसकी नंबर 1 पे सिजेरियन। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं एमनियो रिडक्शन प्लस नॉर्मल डिलीवरी, आई डोंट लाइक दैट एज वेल। Patient who is having such massive polyhydramnios who has reached 37 weeks can end up even after amnio reduction into abruption and treat in the labor and all that. तो आप उसको, लेकिन ये एक्सक्यूज मी, सिवियर पॉलीहाइड्रोमियोस में 37 वीक्स कुछ किताबों में लिखा हुआ है, सॉरी। तो आप ये भी कर सकते हो कि 37 वीक्स पे सिवियर पॉली को आप एडमिट करके देन यू कैन प्लान एट 38 वीक्स और इलेक्टिव सिजेरियन, या इवन 37 पे आप इलेक्टिव सिजेरियन। नंबर 1 नंबर 2 पे अगर पेशेंट ही नहीं मानती, वो कहती है मैंने तो नॉर्मल ही कराना है, मेरे पिछले सारे नॉर्मल हुए हैं, तो एडमिट हर विद टेलिंग हर प्रोज एंड कॉन्स, और फिर आप उसका बिशप करके देन यू कैन डिसाइड। तो यानी कि नॉर्मल का आप उसको ऑफर कर सकते हो सेकंड ऑप्शन पे, लेकिन आप सिवियर में जस्टिफाई कर सकते हो अगर आप नॉर्मल, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सिवियर में सिजेरियन इज बेटर, लैंड सिजेरियन। ठीक है जी नबा, है ना? सॉरी जी, ठीक है। किसी और ने तो नहीं कुछ है ना, ने कुछ और ऐड करना हो जी? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। सोमे ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे आपने तो क्लियर तो की कि पहले हम शुगर लेवल उसकी कंट्रोल करेंगे देन उसको स्टीरॉइड कवर देंगे। अगर हम ऐसा एग्जाम में हैं तो कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होना चाहिए इस बात पे, या फिर हम अब स्टीरॉइड को। 200 उसके रैंडम आ रहे हैं, उसके ऊपर आप डेक्सा दे दोगे तो क्या 400 पे इंसुलिन स्टार्ट करोगे? जी मैडम, ये क्वेश्चन ये अभी तो वो प्रीटर्म में नहीं है ना। सॉरी मैं म्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट कर देना। तो अभी तो वो
तो यू हैव अ बिट ऑफ टाइम, आप उसका 1 या 2 दिन लगा के कुछ शुगर लेवल्स बेहतर कर सकते हो, और उसके बाद अभी तो उसके सारे 200 में लेवल आ रहे हैं, आप उसके ऊपर उसको डेक्सा लगा दोगे। जी मैडम, थैंक यू। और कुछ? मैडम एक वो था कि अगर कोई पोली के साथ है, प्रीवियस 2-3 है और एनएन कैथलिक है, तो फिर इसको टर्मिनेशन किस तरह से करेंगे? कितने वीक्स पे? अ, अगर मतलब उसको हम टर्मिनेशन के लिए उसकी हिस्ट्रोटमी या सिजेरियन सेक्शन कब करेंगे? प्रीवियस 2 और 3 है, एनएन कैथलिक है, पोली है। प्रीवियस 2 या प्रीवियस 3, चाहे वो एनकेफेलिक हो या कोई और वजह से टर्मिनेशन होनी हो, उसके अंदर आप बिफोर मेरा मेरा ही मैंने ये किया हुआ है, और आई थिंक इट इज नॉट रॉन्ग, आप भी उसको याद कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कहीं आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं मिलता कि प्रीवियस 2 प्रीवियस 3 में टर्मिनेशन में इंडक्शन कब करनी है और कब नहीं करनी। मेरी एडवाइस तो ये है कि प्रीवियस 2 पे अगर 20 वीक्स एंड बिलो है, तो आप उसको कुछ ना कुछ एक्सपल्शन या वो करा सकते हो, यानी 17 वीक्स पे, 18 वीक्स पे, 12 वीक्स पे आप एक्सपेल करा के उसकी डीएनसी कर सकते हो। लेकिन अगर वो 20 वीक्स एंड बियॉन्ड है, शायद आपकी किताबों में या कहीं स्टडीज में लिखा हो कि 24 वीक्स से पहले, लेकिन मेरा ख्याल है कि 20 वीक्स के बाद अगर, यानी 24 वीक्स, 20 से 24 वीक्स में अगर आप इंडक्शंस करके उसकी एक्सपल्शन वाला हेरोइक एक्ट करते हो, तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो टू बी सेफ, आप नॉर्मली भी जब पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हो या एग्जाम में भी, 20 वीक्स एंड बिलो में आप उसकी इंडक्शन करके डिलीवर कर सकते हो, बट 20 वीक्स एंड बियॉन्ड गो फॉर हिस्टेरेक्टमी। मैडम अगर यही पॉली किसी एनॉमली के साथ आती तो अब इसको फिर अगर हम यही पॉली एनॉमली के साथ होता तो हमें कॉज मिल गई होती। अब वो एनॉमली बहुत, देखो ड्यूडेनल एट्रीजिया हो सकता है, वो कोई ये वाला ट्रैक, अपर जीआई ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, शिमला हो कोई सकता कार्डियक है एनॉमली हो सकती है बच्चे की। अब डिपेंड करता है, अगर तो कार्डियक एनॉमली बैड प्रोग्नोसिस वाला या फीटल एनीमिया की वजह से कोई कार्डियक आउटपुट ज्यादा है, तो उसकी फिर ट्रीटमेंट और है, यानी फीटल एनीमिया वो ट्रीटेबल है। लेकिन अगर कोई ड्यूडेनल एट्रीजिया है, तो फिर तो हम मॉनिटर करके इसको लेके जाएंगे। अगर तो ये 37-38 वीक्स तक पॉली बहुत तेजी से नहीं बढ़ता, तो तब ले जाके इसको वी कैन डिलीवर द बेबी ऑल्सो। फिर तो इंडिकेशन, अगर ये प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरी होती है या प्राइमरी होती है, लेकिन अगर ये पॉली विद प्रीवियस 1 होता, तो अगेन नंबर 1 पे मैं तो सिजेरियन की ऑप्शन देती, और नंबर 2 पे अगर ये गुड बिशप के साथ आ रही है, तो फिर मैं उसको 38 वीक्स के ऊपर कर देती। लेकिन प्रीवियस 1 विद पॉली में पहले सिजेरियन, और साथ ही हम पीड्स की टीम को तैयार रखेंगे, न्यूनेटोलॉजिस्ट खड़ा होगा, और अगर जो भी इसके वो उनको हैंड ओवर करेंगे, और बिकॉज ड्यूरल एट्रीजिया इज अ ट्रीटेबल कॉज, तो वो डिलीवरी के बाद वो ट्रीट हो जाएगा। थैंक यू मैडम। वेलकम। ठीक है, सो इन शॉर्ट जल्दी से बता देती हूँ, पॉलीहाइड्रोएमनियास में पहले कॉज ट्रीट की, ठीक है, ट्रीट कॉज करके उसको हम टर्म के करीब लेके गए एटलीस्ट 38 वीक्स तक। अगर वो माइल्ड और मॉडरेट है और प्रीवियस कोई और इंडिकेशन, रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, यानी कि प्राइमरी है या प्रीवियस एसवीडी है, तो 38 वीक्स पे आप उसकी डिलीवरी प्लान कर सकते हो आफ्टर डेक्सा कवर, बिकॉज अभी भी पॉली है। अगर पॉली विद प्रीवियस 1 है या विद प्रीवियस एनी कॉज लाइक डायबिटीज या एनोमलस बेबी या कुछ ऐसा है, तो फिर आप उसको माइल्ड और मॉडरेट को 38 वीक्स पे जाके, प्रीवियस 1 या कुछ ऐसा है तो उसको सिजेरियन सेक्शन करोगे, और अगर वो कहती है मैंने नॉर्मल होना है, और फिर आप उसका बिशप करके यू कैन डिसाइड एट 38 वीक्स। अगर वो सिवियर पॉली है, चाहे वो कोई भी और चीज है, चाहे प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरीज हैं या कुछ भी है, बट शी इज हैविंग सिवियर पॉलीहाइड्रोएमनियास, टेक योर डिसीजन एट 37 वीक्स, डिसाइड फॉर द मोड एंड टाइम ऑफ डिलीवरी। 37 वीक्स पे आप उसका इलेक्टिव सिजेरियन ही कर सकते हो। यू कैन कीप हर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड प्लान इन 2 or 3 days मे बी आफ्टर डेक्सा कवर और समथिंग, बट यू कैन नॉट एवर टेक हर बियॉन्ड 38 वीक्स। उसका 37 वीक्स पे इलेक्टिव सिजेरियन भी प्लान कर सकते हो। अगर वो कहती है हर सूरत मैंने नॉर्मल ही करना है, फिर उसको टेलिंग हर अबाउट द वर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस लाइक सिवियर पीपीएच, एब्रप्शन एंड डीआईसी, उसको फिर आप नॉर्मल का ट्रायल का कर सकते हो। तो ये सारी इसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो आई थिंक ठीक हो गया सारा कुछ। थैंक यू और मैडम, थैंक यू यू। वेलकम। नेक्स्ट टाइम जिसने वॉलंटियर करना है वो भी आप बेशक ग्रुप में बता देना, सॉरी, ठीक है। और मैम बाकी नेक्स्ट टाइम कोई गायनी का कर लेते हैं, जैसे यूवी प्रोलैप्स वगैरह। ठीक है।